सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज अपनी बात रखने से पहले सिरसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी सरकार जो आम लोगों की आवाज सुनती नहीं है, एक ऐसी सरकार जो झूठ की कहानी पर टिकी हुई है, एक ऐसी सरकार जो अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलती, गरीबों के जो दिक्कतें उनको समझती नहीं है, एक ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को, अहंकारी मुख्यमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब मुख्यमंत्री यहां जनसंवाद करने के लिए आए तो आपने उनको साफ तौर पे ये बता दिया, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सिरसा की जनता ने ये बता दिया कि अगर आप जनता की बात पे बात करने के लिए आए हैं, जनता के साथ संवाद करने के लिए आए हैं, तो जनता के सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा, वरना ये जनसंवाद का ढोंग बंद कीजिए। और मैं बधाई देता हूं सिरसा की जनता को कि ये पहचानते ही कि वो एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से सरकार एक्सपोज हो गई है, मुख्यमंत्री ने अगले 1 महीने के लिए अपने जनसंवाद कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। ये श्रेय सिरसा की जनता को जाता है कि वरना ये झूठ का प्रोपेगेंडा चला करके पूरे प्रदेश में घूम के ये कहते कि हमने तो लोगों की सब समस्याएं भी सुन ली और उनको हल भी कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि जो भी अपनी समस्या लेके मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ भी बोला, कुछ भी सवाल उठाया, उसको मुख्यमंत्री जी ने अपमानित किया। मैं तो ये कहूंगा कि सिरसा की जनता को अपमानित करने का प्रयास किया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिसका मुंहतोड़ जवाब सिरसा की बहादुर जनता ने दिया। आज भी हम धरने पर, अभी कुछ देर पहले मैं जाकर के आया, जो आम आदमी पार्टी ने धरना किया है परिवार पहचान पत्र को लेकर के, और उसमें जिस तरीके का षड्यंत्र पूरे प्रदेश में किया गया, पहले प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया और उस प्राइवेट कंपनी ने सबके प्रॉपर्टी आईडी की ऐसी तैसी करके रख दी, और उसके बाद लोग अपने फॉर्म लेके उसमें करेक्शन कराने के लिए जगह जगह सरकारी दफ्तरों में घूम रहे। उसके बाद परिवार पहचान पत्र के नाम पे जो षड्यंत्र किया गया, जिस तरीके से जनता को परेशान किया गया, आने वाले दिनों में उसका खुलासा करेंगे, आने वाले दिनों में उसको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ये जो काम दिया गया परिवार पहचान पत्र का पूरा करने के लिए, बनाने के लिए, इसमें एक बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोच से बिलोंग करने वाले, अपनी सोच से जुड़े हुए लोगों को इन टीम्स के अंदर डाल दिया, सर्वे टीम्स के अंदर डाल दिया, और उन्होंने जो भी उनकी पार्टी का वोटर उनको नजर नहीं आया, समर्थक नजर नहीं आया, उन्होंने जो विपक्षी लोग हैं या जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चुन चुन के उनके प्रॉपर्टी आईडीज के अंदर गड़बड़ की, जिससे उनकी सरकारी सुविधाओं में, उनकी पेंशन में, उनके बाकी फायदों में रुकावट आ सके, वो परेशान हो सके। मुझे लगता है कि आज से पहले किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में इतनी गिरी हुई सोच आज से पहले किसी सरकार की नहीं हुई होगी कि विपक्ष बोले तो बोलने मत दो, विपक्ष में जो लोग अपनी सरकार के खिलाफ हैं या विपक्ष के साथ हैं उनको आप तरह तरह से हरेस करो। ये सारी चीजें अब जनता के सामने धीरे धीरे आ रही हैं। और सबसे आखिरी मुखौटा इस सरकार का, जो ये शुरू से 8-9 साल से ढिंडोरा पीट रहे थे कि हमारी एक साफ सुथरी सरकार है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, ना होने देते हैं, लगातार ये छवि प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हो रही थी। और मैं तो कहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा दोष विपक्ष का, यानी कांग्रेस पार्टी का है, जिन्होंने 8-9 साल तक इस सरकार का ये झूठ लगातार चलने दिया, एक भी मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करते रहे, जनता त्राही त्राही करती रही। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की सही भूमिका निभाते हुए हमने पूरी तरह से एक्सपोज किया। पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा कि कैसे सीएम के दफ्तर में बैठ करके अधिकारियों ने खुली लूट मचाई, किस तरीके से खुला भ्रष्टाचार हुआ। और जब मुख्यमंत्री जी यहां कह के गए सिरसा में, बोले जनसंवाद में मत पूछिए आप लोग सवाल, विपक्ष को पूछना है तो मीडिया के माध्यम से पूछिए। तो आम आदमी पार्टी, हम तो इतने शरीफ हैं कि हमने कहा कि आप ही की बात मान लेते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से इस भ्रष्टाचार पे सवाल पूछा। 3 दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं कैमरे पे और ये कहते हैं कि मैं जानकारी जुटा रहा हूं। जिस मुख्यमंत्री को अपने सीएम दफ्तर से जानकारी जुटाने में 3 दिन, और आज 5 दिन हो गए, शायद 5 दिन, 3 दिन का समय लगता हो, प्रदेश किस हाल में कैसे चल रहा है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी साथियों के माध्यम से, क्योंकि ये जनता तक पहुंचना चाहिए, जिस तरीके का भ्रष्टाचार खुले रूप से, आने वाले दिनों में हम और भी खुलासे करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर सारे तथ्यों के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने एक बार फिर वो पूरा विवाद, वो पूरा केस रख रहा हूं, जिसमें खुले तौर पे भ्रष्टाचार नजर आया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए एक व्यक्ति ने
45 करोड़ रुपए की जमीन पहले 2.73 करोड़ में एक कंपनी के नाम कराई जो इनडायरेक्टली उसी की थी, और उसके बाद महज 75 लाख रुपए में वो जमीन सीएमओ में बैठे हुए अधिकारी की पत्नी और बेटे की कंपनी के नाम हो गई। आप देखिए किस तरह की खुली लूट है। आप उस वक्त पद पे मौजूद हैं, आप उस 45 करोड़ का फेवर ले रहे हैं किसी कंपनी से। और मैं आज ये भी खुलासा करूंगा यहां पर कि किस तरीके से इस पूरी डील में जो प्राइमा फेसी नजर आता है, एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वो गिफ्ट की गई पूरी की पूरी 45 करोड़ रुपए की जमीन, ये कागजों में नजर आ रहा है। और हम बार बार उनके जो अधिकारी हैं, नीरज दफ्तार जो रहे हैं, उनको हमने बार बार ये कहा है कि अगर आपके पास इससे कॉन्ट्रेरी कुछ सबूत है, अगर आपको लगता है कि आपने सही डील की है, तो अपनी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको सार्वजनिक करें। उन कंपनी की खरीद, जमीन की खरीद से संबंधित सारी ट्रांजैक्शन को सार्वजनिक करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारी गलती होगी तो हम उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं। मैं आपको अब एक एक करके वो चीजें दिखाता हूं जिनसे पूरी तरह से शक की जो सुई है वो सीएम कार्यालय की तरफ, कि बिना बड़े अधिकारियों, बिना बड़े राजनेताओं की मर्जी के कोई अधिकारी इतनी खुली लूट नहीं कर सकता। 45 करोड़ रुपए की कीमत की 9 एकड़ जमीन उन अधिकारी ने एक इनडायरेक्टली एक कंपनी को पहले खरीदवाई 2.73 करोड़ में, जिसका सीधा मतलब क्या कि लगभग 3 करोड़ भी अगर आप मान लें तो 42 करोड़ रुपए कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को कम कीमत पे क्यों बेचेगी। इसका मतलब 42 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में, रिश्वत के रूप में किसी बड़े काम के लिए दिए गए। और वो बड़ा काम क्या है, ये सवाल भी हमने मुख्यमंत्री से पूछा था। अब वो 3 करोड़ रुपए, 2.73 करोड़ रुपए जो दिए गए, उसकी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये जमीन खरीदी गई, जिस जगह पे ये जमीन है, ये सेज है पूरा, उसके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनके ब्रोशर में है कि 5 करोड़ रुपए का रेट प्रति एकड़ वहां चल रहा था। उस हिसाब से 45 करोड़ मार्केट प्राइस है। जब ये डील हुई 2.73 करोड़ रुपए में, ये 25 मार्च 2022 को 25 मार्च 2022 को ये डील होती है। ये जो सेज जिस कंपनी का है उससे एलएलपी के नाम पे ये जमीन की जाती है। 2.73 करोड़ रुपए में ये डील होती है। लेकिन आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि 25 मार्च को ये डील हो गई, ये रजिस्ट्री साइन हो गई, सेल डीड साइन हो गई, और पहला चेक जो पेमेंट का दिया गया उस पर तारीख भी 25 मार्च 2022 है। आप सब लोगों ने प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन किए होंगे किसी न किसी रूप में। मुझे आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 1 रुपया भी एडवांस लिए बिना 45 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री करा दी हो किसी दूसरे के नाम। अपने भाई के नाम भी नहीं कराते लोग आजकल। ये क्या फेवर है, इतना कितना विश्वास है कि चेक के ऊपर इन्होंने पहला चेक, और वो भी एडवांस चेक 44 लाख रुपए का, 2.25 करोड़ में से 44,55,000 रुपए का पहला चेक देकर के रजिस्ट्री करा ली गई। उसके 1 महीने बाद के बाकी पेमेंट के चेक हैं। तो हम इसीलिए चैलेंज करते हैं नीरज दफ्तार जी को, सीएमओ दफ्तर को भी, कि अगर वो पाक साफ निकलना चाहते हैं तो इन ट्रांजैक्शन को सार्वजनिक करें कि ये चेक कब लगे, कब कैश हुए। उसके बाद हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, एक मंच पे बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे भी सरप्राइजिंग बात ये कि ये जमीन तो आपने मार्च में उस कंपनी के नाम डील कर ली। 15 अप्रैल को इस कंपनी ने सीएलयू के लिए अप्लाई किया। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में उस वक्त नीरज दफ्तार जी काम कर रहे थे, प्रिंसिपल ओएसडी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे थे। महज 12 वर्किंग डेज के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट सीएलयू को लेकर के रिलीज कर दिया गया, पार्टी को भेज दिया गया 4 मई को, यानी 19 दिन। और अगर वर्किंग डेज में देखें तो सिर्फ 12 दिन के अंदर, जिसके लिए महीनों चक्कर काटते रहते हैं लोग, वो काम इनका महज 12 दिन के अंदर सुपर फास्ट स्पीड से हुआ। कहीं से तो जैक लग रही थी, कहीं से तो सिफारिश लग रही थी। सीएम साहब को स्पष्ट करना चाहिए कि वो सिफारिश किसकी थी, किसने ये गोलमाल किया है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जब 4 मई को ये एलएलपी दफ्तार जी की पत्नी और बेटे के नाम पर ट्रांसफर की गई 4 तारीख को, उससे ठीक 4 मई को इनको वो मिला, सीएलयू मिला। और उससे ठीक 2 दिन पहले सीएलयू जब मिलने वाला था, हो गया होगा कंफर्मेशन ऊपर से कि आ रहा है आपका सीएलयू, उससे ठीक 2 दिन पहले ये कंपनी हैंडओवर कर दी गई दफ्तार जी की पत्नी को और उनके बेटे के नाम पे, सिर्फ 75 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन में। उसमें भी एक मजेदार बात है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता बार बार, एक बार तो हो सकता है, लेकिन बार बार ये इत्तेफाक नहीं हुआ करते
कि जिस डेट को यानी 2 मई को ये कंपनी हैंडओवर की गई, नीरज दफ्तुआर जी की पत्नी और बेटे के नाम पे ये कंपनी हैंडओवर की गई, पहला एडवांस पेमेंट का चेक बाय चांस 2 मई का ही है। 2 मई को ही पहला चेक दिया गया। 33 लाख रुपए का 75 लाख की टोटल डील थी। और जो उसके बाद के चेक हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि 4 महीने आगे के पोस्ट डेटेड चेक दिए गए। और इसके अंदर लिखा गया, देखिए अपने आप कितने बड़ी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, इसके अंदर लिखा है कि इस कंपनी के पास पैसे की कमी हो गई थी, जो पुराने ऑनर थे, इसलिए उनको ये कंपनी बेचनी पड़ रही है, इसलिए उनको ये कंपनी बेचनी पड़ रही है। लेकिन बिना पैसे लिए कंपनी बेच दी, पैसे की कमी और बिना पैसे लिए कंपनी बेच दी। मैं नीरज दफ्तुआर जी को और सीएम ऑफिस को चैलेंज करता हूं, इन ट्रांजैक्शंस को पब्लिक करें, इनको सार्वजनिक करें और ये बताएं कि ये पेमेंट कब हुई, कैसे हुई, चेक से हुई भी या कैश में हुई, किस तरीके से हुई, वो सारी पेमेंट्स को सार्वजनिक करें। और सबसे अंत में, जिसको नीरज दफ्तुआर जी ने बाद में खैर खुद ये मान लिया, उन्होंने कहा कि हमारे 4 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, सारा जोड़ घटा करके उन्होंने जहां भी पैसे लगे वो सारा दिखा के उन्होंने कहा 4 करोड़ रुपए लगे हैं। ये प्राइस है मई 2022 का, इसी इकोनॉमिक जोन का जहां से इन्होंने जमीन खरीदी है। वो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कौन सेलर है कौन बायर है, उसमें लिखा हुआ है 12,000 रुपए स्क्वायर मीटर का प्राइस था उस वक्त, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए एकड़ का प्राइस वहां पे था अगर 3 एकड़ से ऊपर कोई जमीन ले। ये 9 एकड़ की डील थी, तो इस लिहाज से अगर देखें तो 5 करोड़ रुपए। वैसे अगर आप वहां जाएं तो मार्केट प्राइस 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए आज के दिन में वहां पे है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये खुली लूट, जिसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पूरी तरह से सरकार बेपर्दा हो गई है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर स्पष्टीकरण दे सकें तो हमें खुशी होगी इस बात की कि वो जो बात कह रहे थे वो सही है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सारी चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण दें। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक एक करके इनके दफ्तर में बैठे हुए अधिकारियों और इनके इर्द गिर्द बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं, जिन्होंने पिछले 8-9 साल में जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए लूटे हैं, उसके बारे में खुलासे करने जा रही है। आम आदमी पार्टी इनके चेहरे से ये जो झूठी ईमानदारी का नकाब इन्होंने चढ़ा रखा है, इसको पूरी तरीके से नोच देंगे, जनता के सामने इनका असली चेहरा लेके आएंगे। और जनता को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलती, अस्पताल अच्छे क्यों नहीं मिलते, स्कूल अच्छे क्यों नहीं मिलते, सड़कें अच्छी क्यों नहीं बनती, ये सारी चीजें एक्सपोज करेंगे कि वो सारा पैसा जनता के टैक्स का कैसे इनकी जेबों में जा रहा है। आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते। दादा जी, सीएम ने ये कहा, जब अमेरिका में जो कार्यक्रम चल रहा था, एक व्यक्ति ने ये कहा कि बिजली पानी कब तक फ्री होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो फ्री मांगने वाले लोग हैं इनको सबक सिखा दीजिए, ये राजनीति करते हैं। और आपके एक कार्यकर्ता है उसको ये भी बोला कि इसकी पिटाई करो और इसको बाहर ले जाओ। और एक गांव में महिला सरपंच ने दुपट्टा डाल दिया कि मेरी बात सुनो। इस पूरे प्रकरण को आप किस नजर से देखते हैं? मुख्यमंत्री का ये जो व्यवहार है इसको देखिए, अहंकार की चरम सीमा है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, ये तो कुछ है ही नहीं, नाखून बराबर नहीं है। मुझे लगता है कि जब अहंकार चरम पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप अपने विनाश का कारण बन जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने अपने अनाउंसमेंट में बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि हम मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम वहां सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं, जनता के सवाल पूछेंगे। मुझे लगता है कि सीएम साहब को सम्मान के साथ कोई भी सवाल पूछे किसी भी पार्टी से, वो आज बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए था वो उन सवालों का जवाब देते। हो सकता है 80 सवालों के सही जवाब देते, 20 के गलत भी देते, हो सकता है 20 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, विरोध भी होता, लेकिन जनता को यह पता चलता कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो हड़बड़ाहट नजर आई, जिस तरीके से पहले इंस्टेंस में ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठाओ, इसको पीटो, तो मुझे लगता है, और पुलिस ने उनके इशारे पर हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको बाहर निकाला। पहले तो मैं इन अफसरों को यह कहना चाहता हूं, ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, इनको सैल्यूट मारने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। इसलिए समय रहते संभल जाइए और इस अहंकारी सरकार का साथ देना छोड़ दीजिए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी को आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के सपने आते हैं इनको रात में, इनको डर लगता है। और हर भ्रष्टाचारी सरकार को ईमानदार, ईमान के पक्के कार्यकर्ताओं से डर लगना चाहिए, आम आदमी पार्टी से डर लगना चाहिए। हम इसमें गौरव महसूस करते हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी के मुंह से किसी भी व्यक्ति के लिए देखते ही ये निकलता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उनका डर है जो जनता के सामने उजागर हो गया।
और बिजली पानी की जहां तक बात है, लोगों को पता है कि साल 1.5 साल के बाद आम आदमी की अपनी सरकार आ रही है। बिजली पानी तो हरियाणा में मुफ्त होगा मुख्यमंत्री जी। आप में जितनी ताकत हो, जितनी हिम्मत हो, जितनी आपके पास पुलिस फोर्स हो, जितनी आपकी सरकार में ताकत हो, आप पूरी झोंक दीजिए। साल 1.5 साल के बाद आम आदमी की सरकार बिजली और पानी हरियाणा में मुफ्त करने जा रही है। सर, आदमपुर में आपका वोट शेयर काफी कम रहा था, तो अब कहाँ पे पार्टी देखते हैं? आप कितनी सीटों पे तैयारियां कर रहे हैं, या कोई गठबंधन का भी आगे हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने दम पे नेशनल पार्टी है, पूरे देश में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, अपने दम पे आने वाले सारे चुनाव लड़ेगी। जहां तक आदमपुर का आपने जिक्र किया, हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आदमपुर था, और मैं आपकी जानकारी के लिए तथ्य थोड़े आपके साथ शेयर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई, उससे पहले के 3 चुनावों का आंकड़ा उठा के देखिएगा। एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1200 वोट मिले थे, एक चुनाव में 1400 वोट मिले थे, एक चुनाव में 1800 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने तो पहली बार में ही उनसे कई गुना वोट हासिल किए हैं। तो अगर वो 1400-1800 वोट से सीधे सरकार बना सकते हैं, आम आदमी पार्टी की कैसी सुनामी आएगी, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। तो 2000 का नोट भी सरकार बंद करने जा रही है। बंद क्या करने जा रही है? इन्हीं के पास था, ये अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले भी जब नोटबंदी हुई थी, अब गरीब आदमी के पास तो 2000 का नोट है नहीं, मार्केट में दिख भी नहीं रहा था 2-3 दिन पहले तक। जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो सारा मार्केट में नजर आने लगा। तो जैसे ही जब किसी चीज पे कोई दिक्कत आती है तो उसको गरीब के हाथ में दे देते हैं, और जब उस चीज से मुनाफा होता है तो वो इनके नेताओं के, बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2000 के नोट का ये खेल खेलते हैं बार बार, पहले इन्होंने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाया, फिर अब ये 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि देश की बागडोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति को कोई भी आके कुछ भी समझा देता है। कभी बोलता है कि इस दीवार को तोड़ दोगे तो देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं कि ऊपर आसमान में छेद करो देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं जमीन में ड्रिल कर दीजिए 100 मीटर नीचे तक देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 1000 का नोट बंद कर दीजिए देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 2000 का नोट शुरू कर दीजिए देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 2000 का नोट बंद कर दीजिए देश ठीक चलेगा। कभी इनको बादलों के पार रडार की ताकत नजर नहीं आती, प्लेन नहीं पकड़ पाते रडार को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि देश को इस वक्त एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने 75 साल तक इंतजार किया, हमें बेसिक सुविधाएं भी ये दोनों पार्टियां मिलकर, भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, ये दोनों पार्टियां हमें उपलब्ध नहीं करा पाई। हमें ये मूलभूत सुविधाएं अपने लिए हासिल करके देश को विकसित देश बनाना है। अब वो दौर आ गया, पूरा देश इस ताकत को पहचान रहा है। सर, पहलवानों का धरना चल रहा है जंतर मंतर, पहलवानों का धरना चल रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। हम आम आदमी पार्टी का इस पर स्पष्ट मत है कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने बैनर के नीचे आम आदमी पार्टी के नाम से ना इस पे कोई प्रदर्शन करते हैं, ना इस पे कोई राजनीति करते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि पहलवानों को हर मुद्दे पे हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि जिस दिन ये पहलवान इंटरनेशनल मेडल्स जीत के आए थे, उस दिन तो प्रधानमंत्री जी भी इनको बधाई दे रहे थे। उस दिन हमारे मुख्यमंत्री ने भी इनको बधाई दी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बधाई दी थी, हमने भी बधाई दी थी। तब तो कोई नहीं पूछ रहा था इनकी जात क्या है, तब तो कोई नहीं पूछ रहा था इनका स्टेट क्या है, तब तो कोई नहीं इनके बारे में कुछ भी कह रहा था। तब सबको क्या चाहिए था? देश को जो गौरव हासिल हुआ उसमें सब अपना छोटा छोटा हिस्सा चुराना चाहते थे, इनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं पहलवानों को अपने घर पे बिठा के डिनर कराया था, इनकी तारीफों के पुल बांधे थे नेशनल टेलीविजन पर। आज के दिन प्रधानमंत्री, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, ये पहलवान जंतर मंतर पर धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक भी। ऐसे प्रधानमंत्री को, देश को एक तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है कि जो तिरंगे की शान बढ़ाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। वहां जब राष्ट्रगान बजता था तो हम सब टीवी पर देख के गौरवान्वित होते थे। ऐसे पहलवानों की इन्होंने आंखें नीची कराई है। और मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं, ये चुनौती हरियाणा के लोगों के लिए भी है। अगर ये आज इन पहलवानों की बात नहीं मानी गई, हमारे साथ तो पहले ही ऐसा एक केस हो चुका है। संदीप सिंह के मामले में आपने देखा, हरियाणा की एक बेटी ने आरोप लगाया कि घर बुलाकर मंत्री होने का फायदा उठाकर उनके साथ गलत हरकत की। उसके बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने बैठे हैं संदीप सिंह। मुख्यमंत्री उनके पीछे खड़े नजर आते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं, आज भी मंत्री हैं वो। एक बार तो इन्होंने टेस्टिंग कर ली, इन्होंने देख लिया कि हरियाणा के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं भाई बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़। हमने खूब प्रदर्शन किए, खूब प्रोटेस्ट किए, सरकार नहीं झुकी। ये दूसरा इंस्टेंस है। ये दोबारा ब्लड टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा के लोगों का। इनको पता नहीं है कि हम बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हरियाणा के खून में नहीं है। ये इतना बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका अंदाजा भी नहीं है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये अपने अहंकार में पहले इन्होंने किसानों को छेड़ा, मुंह की खाई, अब ये पहलवानों को छेड़ रहे हैं, मुंह की खाएंगे। हरियाणा में हर 10वें घर में कोई ना कोई पहलवान
तैयारी कर रहा होता है मेडल्स लाने की, देश के लिए मेडल लाने की। मुझे लगता है ये एक साजिश है देश के खिलाफ कि देश के लिए जो अच्छा काम करे उन सबको सड़क पर ले आओ। देश को जो लूट रहा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई लुटेरा हो, विदेश भागे हुए इनके दोस्त हों, उन सबको सम्मानित करो, उन सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। मनीष सिसोदिया जी कोर्ट में जाते हैं तो पुलिस उनका गिरेबान पकड़ के खींचती है, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री रहे। और जब सुकेश चंद्रशेखर, जब इनके जो सांसद हैं जो आज के दिन में पहलवानों को परेशान कर रहे हैं, जब वो चलते हैं तो उनके साथ पुलिस की सिक्योरिटी चलती है। तो मुझे लगता है ये सरकार अपनी प्राथमिकताएं बता रही है और लोग अच्छे से समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। सर, हरियाणा में आप पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी या किसी के साथ में? आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी और पूरे देश में भी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हम 17 प्रदेशों में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। हरियाणा का संगठन आज या कल बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, पूरी तरह से तैयार, और एक ऐसा मजबूत संगठन हरियाणा में बना है जिसमें कि 11 लाख से ज्यादा लोगों की विल है, उनकी इच्छा उसमें शामिल है। हमने अभी एक सदस्यता अभियान चलाया था, 11,77,000 सदस्य एक महीने के अंदर हरियाणा के अंदर बने थे आम आदमी पार्टी के। इतिहास में इससे पहले हरियाणा में किसी पार्टी का इतना विशाल सदस्यता अभियान नहीं चला है। उस पूरे परिवार को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अभी हम अपना संगठन अनाउंस करके, और जैसे ही संगठन अनाउंस होगा आपको नजर आएगा कि अभी तक हरियाणा में विपक्ष था ही नहीं। असली भूमिका आम आदमी पार्टी की सड़क के ऊपर भी और सब तरीके से सवाल पूछने में भी आम आदमी पार्टी आपको चारों तरफ सर, नजर आएगी। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अग्रेसिव है, आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, कांग्रेस वहां से भी बड़ी जीत करेंगे। देखिए, हमने ये पहले भी बहुत स्पष्ट किया है कि कर्नाटक में बीजेपी की हार है, उनके अहंकार की हार है, और कांग्रेस जिन वादों के ऊपर जीती है वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के वादे हैं। चाहे वो मुफ्त बिजली देने के हों, चाहे वो महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, सारे हमारे वादे इन्होंने कॉपी पेस्ट करके कर्नाटक का चुनाव जीता है। वो बहुत पुरानी पार्टी है, उनके पास वहां संगठन था, इसलिए वो वहां पर उसका फायदा उठा सके। हरियाणा के अंदर हमारे पास एक मजबूत संगठन तैयार हो रहा है, और यहां भी आप देख रहे होंगे भूपेंद्र हुड्डा जी आजकल चारों तरफ घूमते हैं और कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। सारे वही वादे दोहराते हैं जो आम आदमी पार्टी करती है। यानी आम आदमी पार्टी की ये नैतिक जीत है कि वो अपने मुद्दों पर सारी पार्टियों को ले आई। हमारी पिच पर आकर खेलेंगे। जब इंडिया बाहर जाके खेलता है किसी की पिच पे, और या फिर बाहर से कोई इंडिया की पिच पे आके खेलता है, खेल का नियम यही है कि जिसकी पिच पे खेल खेला जाता है वो हमेशा मजबूत स्थिति में होता है। हमारी पिच पे आने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे धराशायी करता है। थैंक यू।